कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर इंस्पायर हैं कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। आप उस पर बात नहीं करेंगे और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। नमामि गंगा योजना के माध्यम से गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया और जिसमें लूट खसोट भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। जो गंगा का जल आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। क्योंकि जिस समय यहाँ अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान आपने बोला कि डग्गा मार बसों का संचालन नहीं हो रहा था। प्राइवेट बसों ने सर हर रूट पे मन माफिक किराया वसूला है। बार बार डागामारी की बात होती है। डग्गामारी, डागा नहीं। चाहता हूं कि आप डिफाइन करिए कि डागामारी किसे कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं, सदन से कहता हूं, नहीं, वो डग्गामारी के बारे में नहीं परिभाषा क्या है। नहीं, ये बताए माननीय सदस्य महोदया, बताए कि डागामारी किसे। उत्तर प्रदेश में एक भी बस बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के नहीं चलता है। यदि आपके पास कोई बस हो, आपके पास कोई सदस्य के पास बस हो, तो बस नंबर बताएं कि ये बस का अरे अपनी बस का नंबर क्यों बताएंगे? फिटनेस नहीं है इस बस। अरे आप कह रहे हैं आपके पास कोई बस हो तो अपनी बस का थोड़ी बताएंगे नंबर। अगर मैं आपको वीडियो दूं और फोटोग्राफ दूं ऐसी बसेस के जिनके पास आप भेज दो, नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और वो बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के अगर चल रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? लिविया पटेल जी, माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन का उद्देश्य सुगम, सरल और तेज यात्रा प्रोवाइड करने का होता है। इसी विभाग से संदर्भित मैंने अपना प्रश्न रखा था और जिसमें मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कितने रोडवेज बसें निर्धारित समय अवधि 12 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर चलने के पश्चात भी यात्रियों हेतु संचालित की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने मुझे इसमें जवाब दिया, संख्या दी है आपने माननीय मंत्री जी। उसके बाद आपने लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की नीलामी हेतु 12 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। जबकि अभी इसी सदन में आज ही प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हुए माननीय पंकज मलिक जी का प्रश्न, जिसमें आपने स्वयं ये बात कही है कि 10 साल या 11 लाख किलोमीटर के ऊपर अगर कोई बस चलती है तो हम उसको या तो एक्सपायर कर देते हैं या उसको रेनोवेशन 10 साल के ऊपर बताया होगा ना, 12 का नहीं बताया ना सर तो इतना ही सर, तो आप 12 का पूछे, उन्होंने 10 का बताया। नहीं सर विषयांतर नहीं होना चाहिए सर। 10 ईयर और 11 लाख किलोमीटर के ऊपर नियमावली है सर, और आपने खुद इसको बयां किया। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विभाग गलत जवाब देता है तो माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करें, सदन को बताएं कि विभाग के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, मान्यवर, आपने ये बताया कि आप इकोनॉमिकल रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर अगर हो जाती है तो नीलामी करते हैं। इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान आपने बोला कि डग्गा मार बसों का संचालन नहीं हो रहा था। प्राइवेट बसों ने सर हर रूट पे मन माफिक किराया वसूला है। तो क्या सरकार, क्या विभाग ऐसी तमाम प्राइवेट बसों को
चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस समय भी कहा था कि हम लोगों ने एक निर्धारण बनाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बसों को हम जो है निष्प्रयोज्य कर दें। यदि हम उसको रिनोवेट करते हैं तो उसको हम 15 साल तक भी चलाते हैं और उसकी किलोमीटर भी आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि तो इसलिए ये कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है कि मैंने उन पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आपने जो 12 लाख किलोमीटर और आपने जो है 12 वर्ष की बात कही है, तो आपने उसका उत्तर दिया ही है। मुझे मिनिमम मेंशन कर देते सर। सरासर ये नकार देना कि नियमावली ही नहीं है सर। दिस इज एब्सोल्युटली डिफाइंड। नहीं, जो आप पूछ रही हैं तो उसके बियॉन्ड उत्तर भी तो नहीं दिया जा सकता है। आपके प्रश्न के उसमें रेफरेंस में उत्तर दिया जा सकता है। जो नहीं पूछा वो कैसे समझ लें जो आपने पूछा ही नहीं? सर बियॉन्ड तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं सर। हम तो उसके साथ पूछ रहे हैं कि अगर 12 साल तो बता दें, 10 साल तक है, उन्होंने बता दिया। क्या आगे हो सकता है? अब तो बता दिया गया। अब आप बता दिया। अब बता दिया गया सर। अब आपने बता अब तो दिया, बता आपने पहले पकड़ लिया। सब बता दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ये आज सारे के सारे 20 प्रश्न ले लिए गए और भी 10 मिनट बाकी हैं। अगर ऐसे ही सब लोग सहयोग करेंगे तो सभी लोगों का नंबर आ जाएगा। उन्होंने जितना देना था दे दिया। सर अनुपूरक सर प्राइवेट का तो बता दें, प्राइवेट बसेस ने जो लिया है। उन्होंने जितना उनको माननीय मंत्री जी ने बताना था उतना बता दिया उन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, ये बार बार डागामारी की बात होती है। डग्गामारी, डागा नहीं। चाहता हूं कि आप डिफाइन करिए कि डागामारी किसे कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं, सदन से कहता हूं। नहीं, वो डग्गामारी के बारे में नहीं पूछा। परिभाषा क्या है? नहीं, ये बताए माननीय सदस्य महोदया, बताए कि डागामारी किसे कहते हैं। मैं फिर जवाब देता हूं। आप डागामारी बताए कि डागामारी किसे कहते हैं। चलिए रहने दीजिए। मैं बताऊं सर? तो बताऊं, चला डिफाइन। अब आपको डग्गा मार बसों की परिभाषा ये है जो सरकार के नियम के अनुसार सड़कों पे नहीं चल रही हैं, अवैध उनका संचालन हो रहा है, जिनके पास आरटीओ का परमिट नहीं है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिन्हें पुलिस चलवाती, जिनको परमिट नहीं है और जो चल रहे हैं वो डग्गा मार है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एक भी बस बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के नहीं चलता है। यदि आपके पास कोई बस हो, आपके पास कोई सदस्य के पास बस हो, तो बस नंबर बताएं कि ये बस का परमिट। अरे अपनी बस का नंबर क्यों बताएंगे? फिटनेस नहीं है इस बस। अरे आप कह रहे हैं आपके पास कोई बस हो तो अपनी बस का थोड़ी बताएंगे नंबर। सवाल पूछा जाता है। कोई भी डग्गा मार, वो केवल मेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं, केवल मेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं। बाकी कोई डग्गा मार उत्तर प्रदेश में बस नहीं चलती। अब मेरा निवेदन सुन लीजिए। मेरा निवेदन सुन लीजिए। एक मिनट, डॉक्टर पल्लवी का प्रश्न है, इसमें कोई भी डग्गा मारी नहीं करे, मेरा ये रिक्वेस्ट है। सर अगर मैं आपको वीडियो दूं, सर अगर मैं, अरे इसमें कोई डग्गा मारी नहीं करे। सर अगर मैं आपको वीडियो दूं और फोटोग्राफ दूं ऐसी बसेस के जिनके पास आप भेज दो, नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, और वो बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के अगर चल रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई सुनिश्चित आप दीजिए, मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। जो भी अधिकारी जो उस क्षेत्र के आज नियम 301 के अंतर्गत उसको सजा दूंगा। आप उसका गाड़ी का नंबर सहित सदन को आप फोटो दे दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे हम जवाब देंगे। और जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी, अरे डिबेट मैं निजी बस सेवा चालकों को धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार हमने हर जनपद में कुंभ के लिए प्राइवेट बसों के लिए डिपो बनाई और उनसे कहा कि आप निर्धारित किराया ही लेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं सदन से कि उन्होंने निर्धारित किराया से एक रुपया ज्यादा नहीं लिया, लोगों को सेवा करने का काम किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद। अरे नहीं, इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान आपने बोला कि डग्गा मार बसों का संचालन नहीं हो रहा था। प्राइवेट बसों ने सर हर रूट पे मनमाफिक किराया वसूला है। बार बार डागामारी की बात होती है। डग्गामारी, डागा नहीं। चाहता हूं कि आप डिफाइन करिए कि डागामारी किसे कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं, सदन से कहता हूं। नहीं, वो डग्गामारी के बारे में नहीं पूछा। परिभाषा क्या है? नहीं, ये बताए माननीय सदस्य महोदया, बताए कि डागामारी किसे
उत्तर प्रदेश में एक भी बस बिना परमिट के, नहीं बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के नहीं चलता है। यदि आपके पास वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। क्योंकि जिस समय यहाँ अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने 2025-26 के बजट की चर्चा पे मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस भरे सदन में मैं सर्वप्रथम संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया, स्वतंत्र धर्म का सम्मान अधिकार और हर आस्था का सत्कार। और इसी के नाते आज पूरे देश में और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा, उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था, सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी कमी की। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी, तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है, मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है, और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की बात, 8 लाख 8,000 करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट है जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी बात, अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहाँ सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी
कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहां तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूं, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां